17 अगस्त 1988 को इस वक्त के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मिर्जा असलम बेग अपने तैयारे में बहावलपुर से इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे। उन्हें बहावलपुर से टेक ऑफ किए कुछ ही मिनट गुजरे थे कि पायलट ने उनसे कहा, सर, सामने धुआं नजर आ रहा है। तहकीकात करने पर पता चला कि C-130 क्रैश हो चुका है। ये वही तैयारा था जिसमें इस वक्त के सदर जनरल जिया सवार थे। जनरल बेग अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि ऐसे हालात में मुझे एक अहम फैसला करना था। अगर मैं जाए हादसा पर पहुंच भी जाता तो कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने अपने पायलट से कहा कि सीधे रावलपिंडी की तरफ रवाना हो। जनरल बेग जिया के बाद आर्मी चीफ बने थे। उन्होंने अपनी किताब इक्तिदार की मजबूरियां में इस हादसे और इसके बाद के वाकयात की तफसीलात बयान की हैं। 17 अगस्त 1988 को यानी हादसे वाले दिन अमरीकी सफीर जनरल जिया से मिलने आए। मुलाकात के बाद जनरल जिया अमरीकी सफीर के साथ अपने खुसूसी तैयारे C-130 में बहावलपुर रवाना हुए। दरअसल इस दिन बहावलपुर में अमरीकी टैंकों की आजमाइशी मश्क होनी थी और जिया वही देखने जा रहे थे। 11:30 बजे के करीब जनरल जिया बहावलपुर पहुंचे, जहां जनरल बेग पहले से ही उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। 12 बजे के करीब ट्रायल का बाकायदा आगाज हुआ जो 1 घंटे तक जारी रहा। ट्रायल के खात्मे के बाद जनरल जिया ने जोहर की नमाज अदा की और बहावलपुर की मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातें की, जिसके बाद 4:30 बजे के करीब वो वापसी के लिए बहावलपुर एयरपोर्ट रवाना हुए। जनरल बेग भी जनरल जिया को एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए साथ ही गए। सब लोग तैयारे में बैठ चुके थे, जिसमें जनरल जिया के साथ अमरीकी सफीर और 30 के करीब दीगर आला फौजी अफसरान भी सवार थे। जनरल बेग भी अपने तैयारे में इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुए। वो लिखते हैं कि अभी टेक ऑफ हुए 10 ही मिनट हुए थे कि उनके पायलट ने परेशानी के आलम में कहा, सर, इस्लामाबाद कंट्रोल टावर का C-130 से राब्ता नहीं हो रहा है। मैं भी कोशिश कर रहा हूं लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा। जब पायलट ने हेलीकॉप्टर के पायलट से राब्ता किया तो इसने बताया कि C-130 क्रैश हो चुका है, वहां आग लगी हुई है और कोई भी जिंदा नजर नहीं आ रहा। जनरल मिर्जा बेग ने फौरन GHQ राब्ता किया और हुक्म दिया कि तमाम फॉर्मेशंस को रेड अलर्ट कर दो और मेरे अगले हुक्म का इंतजार करो। जनरल बेग लिखते हैं कि मेरे साथ बैठे दीगर फौजी अफसरान मेरी तरफ देख रहे थे और मैं गहरी सोच में डूबा था, क्योंकि अब फैसला मुझे करना था कि इक्तिदार अपने हाथ में लेना है या फिर इसे दे देना है जिसकी ये अमानत है। जनरल मिर्जा बेग का दावा है कि उन्होंने 1985 और बाद में 1988 में भी जनरल जिया को मशवरा दिया था कि वो इक्तिदार अवाम के हवाले कर दे, लेकिन जनरल जिया ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया था। अब हालात ने जनरल मिर्जा बेग को ठीक इसी मकाम पर ला खड़ा किया था। गौर और फिक्र के बाद जनरल बेग ने वही फैसला किया जो वो हमेशा से चाहते थे, यानी हुकूमत को सिविलियंस के हवाले करने का फैसला। उन्होंने दीगर फौजी अफसरान से भी मशवरा किया और सब ने इसी बात की तायद की। जनरल मिर्जा बेग कहते हैं कि इलेक्शन कराने का फैसला फौजी क़ियादत का मुत्तफ़िका फैसला था। उन्होंने चेयरमैन सेनेट गुलाम इसहाक खान को बुलाया, इक्तिदार की जिम्मेदारियां उनके सुपुर्द की और हुक्म दिया कि जरूरी इंतजामात करने के बाद 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करा दिए जाए। हादसे के बाद रावलपिंडी पहुंचकर जनरल असलम बेग सूरत-ए-हाल यूं बयान करते हैं, रावलपिंडी पहुंचते ही मैंने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शफीक, कोर कमांडर बहावलपुर से राब्ता किया। उन्होंने बताया कि लाशों की शनाख्त इंतहाई मुश्किल है। जनरल जिया की कुछ बाकियात मिली हैं जिन्हें जमा किया जा रहा है ताकि तदफीन के लिए मैयत तैयार की जा सके। CMH के डॉक्टर पोस्टमार्टम के लिए जरूरी आज़ा इकट्ठे कर रहे हैं। जनरल जिया की मैयत दूसरे रोज रावलपिंडी मुंतकिल की गई। इब्तिदाई रिपोर्ट में किसी किस्म के केमिकल और जहरीली गैस की कोई निशानदेही नहीं हुई। हादसे के फौरन बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस को तहकीकात का हुक्म दिया गया। सदर गुलाम इसहाक खान से ज्वाइंट इंक्वायरी की मंजूरी ली गई। DGISPR को अलग रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म दिया गया। 3 हफ्तों के अंदर तमाम रिपोर्ट्स हुकूमत को भेज दी गई। अब सवाल यह है कि अगर जहर नहीं था तो तैयारा क्यों गिरा? इसकी सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स के पास थी। सामान की तलाशी लाजमी थी। तमाम मुसाफिरों की फहरिस्त सदर के दफ्तर की जिम्मेदारी थी। गैर मुतल्लिका फर्द का जहाज तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन था। जनरल असलम बेग के मुताबिक
जब तैयारा अचानक डगमगाया तो अंदर से किसी ने पायलट को नाम लेकर पुकारा कि क्या हो रहा है। पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसने SOS कॉल भी नहीं दी। ये गैर मामूली बात थी, जिससे शुबा पैदा होता है कि मामला महज सादा तकनीकी खराबी नहीं थी। यहाँ वो पहली बार वाज़े अंदाज में शुबा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जब बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी तो जनरल असलम बेग के बकौल उन्होंने उन्हें फौजदारी तहकीकात का मशवरा दिया ताकि जिम्मेदारी का तयन हो सके। ताहम उनके मुताबिक जो कमीशन तश्कील दिया गया, इसकी रिपोर्ट का मरकजी मौक़िफ़ ये था कि एक डिक्टेटर का अंजाम यही होता है जिसने मेरे वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी थी। बाद अज़ा नवाज शरीफ के दौर में जस्टिस शफी अर रहमान की सरबराही में जुडिशल कमीशन कायम हुआ। जनरल असलम बेग इसके सामने पेश भी हुए, मगर इस कमीशन ने भी हतमी तौर पर इसे हादसा करार दिया। दूसरी तरफ अमरीकी माहिरीन और C-130 तैयार करने वाली कंपनी का मौक़िफ़ था कि मुमकिना तकनीकी खराबी इस सानहे का सबब बनी। इस हादसे से जुड़े कई सवालात थे जिनके जवाब कभी नहीं मिले। जैसे रिपोर्ट के मुताबिक कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, कोई गैस नहीं मिला, बम का सबूत नहीं मिला और पायलट ने मदद की कॉल भी नहीं दी। इसका मतलब ये गैर मामूली नौयत की तकनीकी नाकामी थी। अगर नहीं तो फिर कोई ऐसी मुदाखलत थी जिसने अपने निशान मिटा दिए।